मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के सही ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपके 10वीं के मैट्रिक फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी के सभी सवाल दोस्तों आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और पहला सवाल दिया गया है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो देखिए जो नीचे लिखा हुआ है 2018, 21, 2022 ये सब आपसे पेपर में पूछा है। ये जो पहला है 2018 में पूछा है, ये 2021 में भी पूछा है और 2022 में भी पूछा है। तो ये जो सवाल है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना है कहाँ है, तो ये 3 बार आपसे परीक्षा में पूछा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह तेल शोधक कारखाना है असम के डिगबोई में स्थित है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगला सवाल की तरफ। और सभी सवालों को आप लोग ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और देखिएगा कि कैसे कैसे सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और कितनी बार पूछे गए हैं। तो सभी को ध्यान में रखते हुए आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है। जो प्राकृतिक गैस है वो किस खनिज के साथ पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक गैस चूना पत्थर के साथ पेट्रोलियम के साथ खनिज तेल के साथ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो भाखड़ा नागल बांध पूछे या भाखड़ा नागल परियोजना पूछिए, दोनों कहाँ है, तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ये 2013, 17, 18, 2018 सब में पूछा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी जेड गुडी नहीं थे। बाकी ये तीनों मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी जी, टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस ये सब क्या थे, रंग भेद के विरोधी थे। अगला सवाल है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में किया गया है। तो भारत में औरतों की आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में किया गया है। अगला सवाल है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह किसने कहा। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ये किसने कहा, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है इनमें से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। इनमें से कौन ऐसा देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो हम लोग का देश भारत है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला सवाल है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। देखिए 5 बार परीक्षा में पूछा है। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। कभी भी पिछड़ा राज्य की बात करें, बीमारू राज्य की बात करें, तो अपने राज्य का नाम रख देना बिहार। बिहार को ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बीमारू राज्य कहा जाता है। अगला सवाल है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है हीराकुंड बांध कहाँ है। तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य के महानदी पर स्थित है। अगला सवाल है इटली के एकीकरण में किसने योगदान दिया। जब भी इटली के एकीकरण की बात करेगा तो 3 व्यक्ति का नाम महत्वपूर्ण रहेगा। पहला मेजनी, दूसरा गैरीबाल्डी और तीसरा काउंट काउर। यानी कि 3 लोगों का नाम रहेगा, लेकिन एक नया में अब नाम जोड़ रहा है विक्टर इमैनुअल। इसने भी इटली के एकीकरण में योगदान दिया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान 3 लोगों ने दिया था। मेजनी, गैरीबाल्डी और काउंट काउर ने, ये 3 लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि सौर ऊर्जा कौन ऐसा संसाधन है। तो सूर्य से हम लोग कितना भी ऊर्जा प्राप्त करेंगे ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसीलिए सौर ऊर्जा को क्या बोला गया है, यह पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा है। यह भी आपसे 4 बार पेपर में पूछा है। अगला सवाल है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो जब भी काली मिट्टी की बात करेगा तो उसका दूसरा नाम सभी लोग को बच्चा बच्चा के जबान पे याद रहता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी होता है।
काली मिट्टी में किसकी खेती की जाती है? तो कपास की खेती की जाती है। और सबसे अधिक कपास की खेती कहाँ की जाती है? तो मुंबई शहर में की जाती है, मुंबई में की जाती है, बम्बई में की जाती है, महाराष्ट्र में की जाती है। महाराष्ट्र में, बम्बई या मुंबई में नहीं की जाती है, महाराष्ट्र में की जाती है। काली कपासी महाराष्ट्र, ये याद रखा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है और इसमें किसकी खेती होती है? कपास की। और सबसे अधिक कपास कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। मुंबई नहीं मानना है, महाराष्ट्र मानना है। वैसे भी तो ऑप्शन में महाराष्ट्र, मुंबई नहीं रहेगा। अगला सवाल है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? तो मरुस्थल आपके देश में कहाँ है? तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग के देश में मरुस्थल आपके राजस्थान शहर है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। अगला सवाल है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? देखिए कितनी बार पूछा है, ये आपसे 5 बार पेपर में पूछा है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। अगला सवाल है, किस उद्योगों को उद्योगों की जननी कहा जाता है? किस खनिजों को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य इनमें से कौन है? कर्नाटक है, झारखंड है, गोवा है या उड़ीसा है? तो इनमें से सबसे अधिक जो बड़ा लौह अयस्क राज्य है वह है आपका कर्नाटक। अगला सवाल है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। एल्यूमिनियम का संकेत होता है Al, इसकी परमाणु संख्या होता है 13 और इसका द्रव्यमान होता है 27। अगला सवाल है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? तो विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का अंतर्गत नहीं आता है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। अगला सवाल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल झारखंड के जादूगोड़ा है। अगला सवाल है किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला सवाल है कि सबसे घटिया कोयला कौन है? सबसे बेकार कोयला कौन है? सबसे खराब कोयला कौन है? तो सबसे खराब घटिया कोयला कौन है दोस्तों? पीट है। अब सबसे बढ़िया कोयला की बात करेगा तो कौन हो जाएगा? एंथ्रासाइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। और वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, काउंट काउर को विक्टर मैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो काउंट काउर को विक्टर मैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। अगला सवाल है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में हुआ था। अगला सवाल है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार इनमें से कौन है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार इनमें से एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया कोयला होता है। और सबसे घटिया कोयला के अंतर्गत कौन आ जाएगा? पीट आ जाएगा। अगला सवाल है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा? धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा। अगला सवाल है, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला सवाल है, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। अगला सवाल है कि यंग यूरोप तथा यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग यूरोप तथा यंग इटली की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर हो जाएगा मेजिनी ने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की। अगला सवाल है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस पूछे या वियना सम्मेलन पूछे तो ये 1815 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, लौह अयस्क कैसा संसाधन है? तो लौह अयस्क आप लोग पढ़ें या आप ऑप्शन पढ़ के मारिए, या आप लोग जानते होंगे कि लौह अयस्क एक अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था?
तो रॉबर्ट ओवन कहाँ का था? तो दोस्तों इंग्लैंड का था, ब्रिटेन का था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन का रॉबर्ट ओवन निवासी था। अगला सवाल है कि गंगा की पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? नयका मिट्टी को नए गंगा मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, और पुरानका को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, बानर कहते हैं। यानी कि पुराना आदमी बांदर, नया आदमी खादर। याद रखिएगा, नया मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। अगला सवाल है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ऐसा किसने कहा? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास कभी संभव नहीं है। अगला सवाल है रेगुर मृदा का विस्तार सबसे अधिक किस राज्य में है? तो रेगुर मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार आपके महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है। अगला सवाल है कि सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सेडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुआ था। अगला सवाल है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन आया? तो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में मिस्र आया। अगला सवाल है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि बृहद जल क्षेत्र की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? ऐसे भी आप लोग पढ़ने वाले होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। इतना लिखने की जरूरत नहीं था, और ये भी जो सवाल है 5 बार आपसे पेपर में पूछा है। तो बृहद जल क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक नामक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। अगला सवाल है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होता है? तो प्राणियों के शरीर में लगभग 65% जल की मात्रा होती है। अगला सवाल है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक को तो कृषि क्षेत्र कहा जाता है, जबकि तृतीय किसको कहा जाता है? तो तृतीय सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। यह भी 2015, 20, 23 में पूछा है। अगला सवाल है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार में लगभग 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, 10% से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि बिहार के किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है? बिहार के किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो बिहार के अपना मध्य प्रदेश जो राज्य है वहाँ वन का विस्तार सबसे अधिक है। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो कौन ऐसा जीव है जो कि केवल भारत में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, डॉल्फिन केवल भारत में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर इसको सवाल में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है कि कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर लिखना होता है कि गंगा डॉल्फिन यदि ऑप्शन आता तो और ही बढ़िया हो जाता है, क्योंकि डॉल्फिन तो सभी जगह पाई जाती है, लेकिन जो गंगा डॉल्फिन होती है वो केवल भारत में ही पाई जाती है। इसीलिए ऐसे भी आपको ऑप्शन रटना है कि डॉल्फिन जो है केवल भारत में पाई जाती है। अगला सवाल है इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इटली के एकीकरण का हम अभी आपको बताया कि 3 प्रमुख नायक थे, मेजनी, गैरिबाल्डी और काउंट काउर। ये तीनों क्या थे? नायक थे, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक को चाणक्य ने लिखा था, और चाणक्य का दूसरा नाम दोस्तों कौटिल्य भी था, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है जलवेरिन कैसी संस्था थी? तो जलवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था? तो 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच में सेडान में युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोगों को दोस्तों क्लास पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप लोग को क्लास यदि पसंद आ रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि उनको भी मालूम चले कि हाँ यहाँ 10वीं क्लास की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल दिया गया कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी की एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर।
अगला सवाल है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ा कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल यह है कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो भारत की सर्वाधिक पर कैपिटल इनकम वाला राज्य दोस्तों है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो हम लोग का गोवा राज्य प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे अधिक है। अगला सवाल है एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो एनक्रूमा घाना के राष्ट्रपति चुने गए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो भारत की सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना आपके असम राज्य के डिगबोई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन होता है। अगला सवाल है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला सवाल है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो उड़ीसा मैग्नीज खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला सवाल है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? यह अभी कभी पूछा नहीं है, तो हो सकता है कि आपसे पेपर में भी पूछ दे, क्योंकि आपसे किताब में ऑब्जेक्टिव ये दिया गया है। तो देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है लगभग। अगला सवाल है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है सुंदरबन कहाँ है? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। अगला सवाल है कोसूद का संबंध किस देश से है? कोसूद कौन था? तो कोसूद एक हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा हंगरी से। कोसूद एक हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। अगला सवाल है इनमें से बिहार के विकास में कौन सा बाधक है? 2025 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा है। तो बिहार के विकास में बाधक गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, बाढ़ भी है, यानी कि सबके सब बिहार के बाधक हैं बिहार के विकास में। अगला सवाल है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा का है, और सबसे कम किसका होगा? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सबसे कम जो प्रति व्यक्ति आय है अपने राज्य बिहार का होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हो गया था। और फ्रैंकफर्ट की संधि भी कब हुई थी? तो 1871 में हुआ था। अगला सवाल है कि भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में कोयले का सर्वप्रथम सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड राज्य है। अगला सवाल है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है, खनिज तेल हेतु मुंबई हाई प्रसिद्ध है। जबकि ऑप्शन में आपको नहीं मारना है तेल शोधक कारखाना, खनिज तेल हेतु मुंबई हाई प्रसिद्ध है। अगला सवाल है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? 2018 में ये 2 बार पूछा है, सेकेंड सीट में और कंपार्टमेंटल में भी। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होता है उसे विकसित देश कहा जाता है। अगला सवाल है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज टर्की को कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि पीतल किससे बनाया जाता है? पीतल किससे बनाया जाता है? तो पीतल तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है, यह एक मिश्र धातु होता है। अगला सवाल है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जर्मनी के एकीकरण के बिस्मार्क उत्तरदायी है, जबकि इटली के एकीकरण के लिए तीनों उत्तरदायी है, मेजनी, गैरिबाल्डी और काउंटकाउर। अगला सवाल है जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और जबकि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। अगला सवाल है कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो कृषि का विकास करना प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला सवाल है कि भारत के सबसे बड़ी कृत्रिम झील इनमें से कौन है? तो भारत की सबसे अधिक गोविंद सागर पंत सागर सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है
अगला सवाल है कि इनमें से कौन जर्मनी का चांसलर था। जर्मनी का चांसलर इनमें से कौन था, तो जर्मनी के चांसलर दोस्तों बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है, तो पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। अगला सवाल है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन का नाम क्या है, तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम दोस्तों एंड्रीन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि समदलीय गठबंधन कहाँ बना, समदलीय गठबंधन कहाँ बना, तो समदलीय गठबंधन दोस्तों नेपाल में बना। अगला सवाल है कि चरक का संबंध किस देश से था, चरक का संबंध किस देश से था, तो चरक का संबंध दोस्तों भारत देश से था। अगला सवाल है टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग होता है, तो टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है। अगला सवाल है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज की आवश्यकता होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा 1 टन बनाने के लिए खनिज 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। अगला सवाल है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क क्यों प्रसिद्ध है, तो भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है प्राकृतिक गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस किसके साथ पाई जाती है, तो याद रखिएगा प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ पाई जाती है। अगला सवाल है योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है, तो योजना आयोग के सदस्यों की संख्या टोटल 8 होती है। अगला सवाल है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन खेती है, कृषि है। भारत में किस खनिज का अभी भी अभाव है, तो भारत में हम लोग का जो शीशा होता है, शीशा खनिज, लेड खनिज, उसी का हम लोग का क्या है दोस्तों अभाव है, और लेड का संकेत क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था, तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था। अगला सवाल है किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है, HDI रैंक मतलब कि मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे बढ़िया किसका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका का, और यहीं से हम लोग का टोटल सही संख्या क्या होता है, समाप्त होता है। दोस्तों हम लोग ने इस क्लास में टोटल सही ऑब्जेक्टिव सवालों को देखा, और यहाँ तक आप लोग बने रहने के वीडियो में आप सभी को सबसे पहले धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।